नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे और दो मेंबरान उसके थे, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और दूसरा कोयटा हाई कोर्ट का। इन तीनों की जो बेंच बनी हुई थी, जो ये इंक्वायरी कर रही थी, उसमें ऑडियो लीक्स जो गुज़िश्ता कई महीनों से सरफेस हो रही हैं, बाहर आ रही हैं और जिनके बारे में कई अखलाकी सवालियात भी पैदा हो रहे हैं और उनसे कई जराइम के मुरतकब होने का पहले से इल्म होता है, किसी के बारे में बताया जाता है कि उनको कैसे किया गया। खैर, हम बता रहे थे आपको कि जैसे ये कमीशन बना और जाहिर है उसमें एक, हम आपको बताया भी था एक व्लॉग में, उसमें एक ऑडियो लीक जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल, उनकी जो सास हैं मोहतरमा, वो वकील तारिक रहीम की बेगम से बात कर रही हैं और वो खुलम खुला पीटीआई के इमरान खान की हिमायत में बात कर रही थी और जिससे ये पता चल रहा था कि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों पर असरअंदाज हो रही हैं। और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल खुलम खुला इमरान खान की मदद करते आ रहे हैं, न सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों थोक के हिसाब से जब भी इमरान खान की कोई भी बेल एप्लीकेशन आती है तो 1 मिनट में 8 बेल उसको दे दिए जाते हैं बिना आर्गुमेंट सुने। खैर, हम बता रहे थे कि जैसे ये इंक्वायरी कमीशन बना और उसकी सुनवाई चालू हुई तो आबिद शाहिद ज़ुबैरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन का शायद प्रेसिडेंट है, उसने दरख्वास्त फाइल की थी कि ये इसकी जो कार्रवाई है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए, मना कर दिया जाए, उनको इंजंक्शन इशू किया जाए। तो कल जो है पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उसने ये स्टे ऑर्डर दे दिया। तो बाद में जब भी काजी फायज ईसा की वो जो उसके सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाई गई है उसकी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई और उन्हें अटॉर्नी जनरल ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था वो फैसला पढ़ के सुनाया। तो काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, मियाँ आप भी तो वहाँ पर थे? उसने कहा हाँ। तो क्या आपको इतना पता नहीं है कोई भी अगर जज कोई भी फैसला करे तो उसके लिए कम से कम इतना तो ज़रूरी होता है कि फरीक़ैन को सुना जाए, जो भी पार्टीज़ हैं उसमें उनको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। अब यहाँ पर जस्टिस फायज ईसा के कहने का मतलब था कि ये जो इंक्वायरी कमीशन है ये इसको एक पार्टी बनाया गया है और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर निकाला गया है, तो क्या अटॉर्नी जनरल का ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बंदयाल से कहे कि जनाब आप कम से कम काजी फायज ईसा को या उनके किसी भी नुमाइंदे को सुने तो सही, उनकी बात सुनकर फिर कोई भी फैसला करे। तो उसके ऊपर फिर अटॉर्नी जनरल खामोश हो गया। उसके बाद काजी फायज ईसा ने जो भी उसने ऑर्डर किया था उसके चिथड़े उड़ा दिए। उसने एक एक करके उसकी कमज़ोरियाँ गिनाई। नाज़रीन, जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि इन ऑडियो लीक्स से ये पता चलता है कि किस तरह कोर्टों में जो है फैसले मैनेज किए जाते हैं।
تو اگر کورٹوں میں یہاں تک دھاندلی ہو رہی ہے تو پھر جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا کہ اس سے لوگوں کی پرائیویسی ہرٹ ہوتی ہے، اس کے جو پرائیویسی کے رائٹس ہیں وہ وائیولیٹ ہوتے ہیں، تو پرائیویسی کے رائٹس کو زیادہ دھیان میں رکھنا چاہیے، یا اس کو کہ ایک کرائم ہو رہا ہے، کورٹیں جو ہیں کھلم کھلا آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، کس چیز کو زیادہ پرومیننس دینا چاہیے، کس چیز کو زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے، کیا پرائیویسی کو یا امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ آرڈر۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ عمر عطا بندیال کا یہ کہنا کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لینا چاہیے اور اس کا حق بنتا ہے سننے کو، تو اس کے بارے میں جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر ہر معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا جائے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اہمیت کتنی کم ہو جاتی ہے، اور دوسرے بقول اس کے کہ یہ انکوائری کمیشن ہے، اس کو جو ہے آرڈر نہیں نکالنا ہے، اس کو صرف حقائق کا تجزیہ کرنا ہے، جانچ کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے اور پھر اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، اس کے بعد حکومت یا کورٹیں کیا فیصلہ لیتی ہیں یہ تو بعد کا سوال بنتا ہے، اس کو انویسٹیگیشن کرنے ہی نہ دیا جائے، یہ کہاں تک درست ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم ایک بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ خود جناب عمران خان نے ابھی کچھ روز قبل کہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں ان ڈکلیئرڈ مارشل لا لگا ہوا ہے۔ جہاں تک اس کے یہ کہنے کا سوال ہے، میں تو کم سے کم اس کے ساتھ متفق ہوں، برابر اس وقت پاکستان میں ان ڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، کیونکہ جب سیویلینز کو پکڑ کے اور ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلائے جائیں اور آرمی کورٹس میں چلائے جائیں تو یہ مارشل لا نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مارشل لا ہے، جو کہ ہے میں کہتا ہوں، تو پھر کیا جسٹس عمر عطا بندیال کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے میں وہ سیدھا جو ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح جو ہے کنفرنٹ کرتے ہیں یا ٹکر لے رہے ہیں، کیا انہیں اس میں کوئی ڈر نہیں لگتا؟ اور خاص طور پر جب ان کی ساس بذات خود انوالو ہو، یعنی ان کی شخصیت انوالو ہو۔ حقیقت میں تو جہاں تک پروپرائٹری کا تعلق ہوتا ہے، جو انصاف اور قانون کی جو تقاضا ہے بیسک، اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی کسی بھی کیس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو اس جج کو خود ہی ریکیوز کرنا چاہیے۔ یہاں پر الٹی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انکوائری کمیشن جو ہے عمر عطا بندیال کی ساس کی آڈیو لیک پر بھی انکوائری کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے نا منع نامہ یا کیا کہتے ہیں حکم امتناعی جاری کرتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ناظرین، ہم نے آپ کو شاید بتایا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، یہ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں جناب عمران خان نے پروٹیکٹیو بیل کے لیے، بیل بیفور اریسٹ کے لیے درخواست دی تھی، اور جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دیا تھا، لیکن جب گارنٹر دینے کا یعنی ضامن جو ہے اس کو اپیئر ہونا پڑا، 5 لاکھ کا مچلکا بھی تھا، 5 لاکھ تو خیر ہو سکتا ہے خود عمران خان نے اپنی جیب سے اس کو دے دیے ہوں اور اس نے جمع کرا دیے ہوں، لیکن جب اس سے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا کہ میاں آپ ہیں کون جو عمران خان کی آپ ضمانت لے رہے ہیں، تو اس نے بتایا جناب میں عمران خان کے زمان پارک والے گھر میں سویپر ہوں، یعنی خاکروب ہوں۔ تو یہ سن کر جج صاحب نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر کل ایک پیشی پر عمران خان نہیں آئے تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے لیے تم ذمہ دار ہوگے۔
तो वो चुप हो गया और फिर उसने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर इमरान खान के वकील को कहा गया कि आप दूसरा गारंटर ले आए। तो कल एक दूसरा गारंटर, एक वकील साहब हैं, वो आए थे। हाँ जनाब, उसका नाम था मोहम्मद हबीब। ये इमरान खान की गारंटी लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन फिर उसको कहा गया, जज साहब ने कहा कि आपको मालूम है कि गारंटी देते वक्त आपके साथ साथ एप्लीकेंट भी होना चाहिए, यानी इमरान खान को साथ होना ज़रूरी है। इमरान खान तुम्हारे साथ नहीं है तो हम ये गारंटी कैसे ले सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं इमरान खान को लेकर आता हूँ। उसके बाद फिर वो ऐसे गायब हुआ लाहौर हाई कोर्ट से जैसे गधे के सर से सींग। तो अभी ये दूसरा गारंटर भी गुम हो गया है। अभी हालत ये हो गई है इमरान खान की कि न तो उसके घर पर कोई आ रहा है, न उसके घर के आसपास कोई फटक रहा है, और न उसकी कोई गारंटी लेने के लिए तैयार है। और यके बाद दीगरे उसके जो रहनुमा बोलिए, लीडर बोलिए, कुछ भी बोलिए, मतलब जो पीटीआई के थे लोग, एक के बाद एक पीटीआई को खैरबाद कहते जा रहे हैं। और सबका एक ही तरीका होता है, सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोस्टली फवाद चौधरी ने तो खैर सिर्फ ट्वीट किया था छोड़ते वक्त, लेकिन मोस्टली दूसरे लोग सब ऐसे करते हैं कि या तो लाहौर प्रेस क्लब में या इस्लामाबाद प्रेस क्लब में वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उसमें सब लोग जो है ना वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, पर उसके साथ कहते हैं कि अब हम जो है सियासत से भी खैरबाद ले रहे हैं और पीटीआई से भी हम इस्तीफ़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले में कई रहनुमाओं का या पीटीआई के मेंबरान का, नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, उनके नाम लिए जा सकते हैं। मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। नाजरीन, कल सिंध के गवर्नर हुआ करते थे पीटीआई के, इमरान इस्माइल, उसने इस्तीफ़ा दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में। और फिर उसके साथ अली जैदी ने, जिसने तो पहले यहाँ तक कहा था कि उसके इस्तीफ़ा देने से तो वो चाहेगा कि उसके सर में कोई गोली मार दे, लेकिन उसने भी कल इस्तीफ़ा दे दी। और इस तरह दूसरे भी कई नाम हैं जो मैं थोड़े बहुत आपको बता रहा हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब का हाशिम डोगर, राय तैमूर भट्टी, चौधरी अखलाक, जाफ़र तारड़, मनसब अली डोगर, शेख मोहम्मद याकूब, मोहम्मद अख्तर मलिक, मलिक आसिफ अवान, ताहिर आमिर गौरी, और ऐसे कई हैं, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ बहुत सारे। और इस तरह यके बाद दीगरे छोड़ते जा रहे हैं। और लगता यही है जैसे कल भी मैंने बताया था आपको कि आखिर में सिर्फ इमरान खान और फिर उनकी बेगम बुशरा बीबी ही बच जाएंगी पीटीआई को चलाने के लिए। अच्छा जनाब, लाहौर की हेड इनकी जो पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूदुर रशीद, ये जुडिशल कस्टडी में हैं। तो लाहौर पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कल कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो उनसे इंक्वायरी करें। उसके लिए उनको पुलिस कस्टडी चाहिए इंक्वायरी करने के लिए इन दोनों की। तो इस सिलसिले में कल जो है आर्गूमेंट्स सुने गए और कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि वो 29 मई को, यानी आने वाली कल को, वो उनसे जेल में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। नाज़रीन, इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने उसके जो है पोस्ट कस्टडी बेल एप्लीकेशन फाइल की है। और वही वो जो स्टेपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि उम्र रसीदा है, कैंसर की पेशेंट है, उम्र रसीदा है, कैंसर की पेशेंट है, उसे ज़मानत पर रिहा किया जाए। और इसके बारे में खैर अभी आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, अभी उसको ये ज़मानत मिली नहीं है। हो सकता है कि उसको ये ज़मानत मिल जाए, लेकिन फिर वही होगा जब तक वो, मैंने आपको बताया था कि नहीं मालूम नहीं, वो असद उमर की बात हो रही थी। असद उमर जो है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, तो उसको सीधा सीधा जस्टिस ने कह दिया था कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, यानी
एक बेल आप लेंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर बेल लेंगे और बाहर जाएंगे फिर से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए बेहतर है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से यही था कि वो पीटीआई से इस्तीफ़ा ले ले। तो अभी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद का भी यही है। अब देखें कितने दिनों तक ये अपने आप को घसीट सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।